नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूं नीलू व्यास। आज राहुल गांधी ने एक बड़ा खुलासा किया है कि किस तरीके से वोटों की चोरी होती है। उन्होंने बैंगलोर सेंट्रल की जो सीट है वहां पर एक माधवपुरा का की जो विधानसभा कंस्टिट्यूएंसी है उसमें उन्होंने कैलकुलेट करके बताया है कि किस तरीके का फ्रॉड, किस तरीके की चोरी की गई है। और ये 6 महीने की पूरी एक्सरसाइज थी, पूरा एक इन्वेस्टिगेशन था जिसमें कांग्रेस की जो इंटरनल रिसर्च टीम है वो भी इसमें लगी हुई थी। और उसके बाद कुछ डेटा सामने आया है। अब उसके डिटेल्स मैं आपको बताती हूँ कि क्या कुछ कहा है। आज राहुल गांधी ने 8 अगस्त को बेंगलुरु के महादेवापुरा में एक विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले हैं, ऐसा भी कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं। महादेवापुरा को राहुल गांधी ने आज एक तरीके से मशहूर कर दिया और ये प्रदर्शन भारत के निर्वाचन आयोग पर कर्नाटक और देश भर के बड़े पैमाने पर मतदाता धोखाधड़ी के आरोपों को लेकर आयोजित किया जा रहा है। कांग्रेस का दावा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट विशेष रूप से महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में भयंकर वोट चोरी हुई है। इस पदयात्रा का मकसद निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाना और मतदाता सूची में अनियमितताओं को उजागर करना है। और बिहार एसआईआर की वजह से ये मुद्रा और भी महत्वपूर्ण हो गई है। यानी कि राहुल गांधी ने इसका ऐलान कर दिया है कि 8 अगस्त को यानी कि कल इस पर विरोध प्रदर्शन बैंगलोर में होगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या कुछ सामने चीजें आई हैं, उसको आपको बता देते हैं। क्या पाया है इस इन्वेस्टिगेशन में? उसमें यह पता चला है कि 1,250 वोटों की चोरी हुई है और 5 तरीके से इसको चुराया गया है। पहला क्या है, 11,965 डुप्लीकेट वोटर बनाए गए हैं। 40,009 फर्जी इनवैलिड पतों का इस्तेमाल किया है। 10,452 वोटरों को एक ही पते पर रजिस्टर किया गया है। और इसके अलावा जो और भी डिटेल्स हैं उनके भी मैं आपके बारे में बताती हूं कि 4,132 वोटर इनवैलिड फोटो के साथ लिस्ट में जोड़े गए हैं और 33,692 यानी कि 33,692 नए वोटर्स फॉर्म 6 का गलत इस्तेमाल कर जोड़े गए हैं। तो ये 5 तरीके की चोरी को हाईलाइट राहुल गांधी ने किया है। इसके बाद तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनकी प्रतिक्रियाएं आई हैं। जैसे भी थोड़ी देर पहले आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह का एक बयान आया है कि भाई अगर इस तरीके से चुनाव होना है तो फिर चुनाव की कोई मायने नहीं है, चुनाव को रद्द किया जाए। उन्होंने कहा था कि इसी तरीके की गड़बड़ी जब दिल्ली का चुनाव हो रहा था तो हमने दिल्ली के चुनाव में भी ऐसी गड़बड़ियों के बारे में चुनाव आयोग को बताया था और उस तरीके के प्रूफ हमने सबमिट किए थे। तो अब एक गुहार ये लग रही है कि चुनाव को काउंटर मांड किया जाए। काउंटर मांड मुझे नहीं पता उसको हिंदी में क्या करते हैं, लेकिन जब भी चुनाव में कोई ऐसा फ्रॉड या गड़बड़ी पाई जाती है तो उस चुनाव को रद्द किया जाता है और इसकी ताकत इलेक्शन कमीशन के पास है। चुनाव आयोग जो पीपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट है उसमें ये ताकत चुनाव आयोग के अंदर है, यानी कि इनहेरेंट पावर्स है चुनाव आयोग की कि अगर इस तरीके का फ्रॉड या बूथ कैप्चरिंग अगर पाई जाती है तो आप उस चुनाव को रद्द करें। लेकिन यहां तो मजे की बात यह है कि जिस चुनाव से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिस चुनाव आयोग से कि वो चुनाव रद्द करेगा, वो खुद ही चुनाव आयोग इतने बड़े रिगिंग में पाया जा रहा है। जहां तक राहुल गांधी के इस खुलासे का सवाल है, तो क्या ये चुनाव रद्द होंगे, क्या कोर्ट्स इसका संज्ञान लेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग जो कि देश के मशहूर इलेक्शन डेटा साइंटिस्ट है। डॉक्टर गर्ग आपका स्वागत है। हमारे साथ सिद्धार्थ शर्मा है, इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर गर्ग से शुरुआत करूंगी कि डॉक्टर गर्ग ये कितना बड़ा खुलासा है और जो इसका डेटा है वो कितना कन्विंसिंग है, कितना विश्वसनीय है ये डेटा? जी देखिए नीलू जी, एक तो ये बहुत बड़ा खुलासा है और ये जो नीचे तक जाके देखने वाली बात है। पहले वो जी इतने वोट चोरी हो गए, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, कहानी होती थी। अब उन्होंने एक एक जो एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी लेके विधानसभा की जो बंगलौर सेंटर के एक पार्ट है, तो उसमें एक एक जो हेरा फेरी है इनकी, जो गड़बड़ करते हैं उसको दिखाया है। कैसे कि जी ये एक ही बंदा 4 जगह पे वोट दे रहा है। वही लखनऊ में भी दे रहा है, महाराष्ट्र में भी दे रहा है और वो कर्नाटक में भी दे रहा है। उनका पूरा फोटो, उनका नाम, सब कुछ दिया है। दूसरा उन्होंने बोला एक ही घर पे कितने कितने 100 100 200 वोट कम रहे एक है।
तो उसमें भी इस तरह की बिहार में भी हुआ है, अभी लोगों ने एक्सपोज किया है। फिर फेक एड्रेस, एड्रेस होता ही नहीं, 00 एड्रेस, ईसीआई एड्रेस, बाप का नाम YTR, ऐसे नाम, जो ऐसे फेक नाम जिसको बोलते हैं, वो फेक नाम से उन्होंने कैसे कैसे किया हुआ है। फिर उन्होंने कई जैसे एस्टेब्लिशमेंट्स होती हैं कमर्शियल, उन पे जैसे उन्होंने दिल्ली में किया कि पूरे इनके जिनके 8-9 MP के 30-30, 32-32, 35-35 वोट रजिस्टर कर दिए। फिर उसके बाद एक 18 साल के वोट, जो 6 नंबर फॉर्म की बात करते हैं, वो उसका मिसयूज है, 33,000 वोट उससे किया है। तो जब इन्होंने शुरू किया था तब भी हमने बोला था कि भाई ये क्या करते हैं, ऐसे ही उनको वोटर को रजिस्टर कर दो, 18 साल वाले हैं, ये होने वाले हैं। अभी बिहार में भी यही चल रहा है। बिहार में लोकसभा के इलेक्शन है, क्योंकि ये लोकसभा के इलेक्शन की बात चल रही है। लोकसभा के इलेक्शन में इन्होंने 7 लाख जो वोटर थे ऐसे 18 साल वाले जमा कर दिए, और जो 20 से 29 साल के थे वो 1,64,00,000। आप अंदाजा लगाइए, 16 मिलियन वोटर ऐड कर दिए। तो ये एक तरीका उन्होंने बता दिया है, कलर कलर निकाल के। दूसरी बात जो उसमें देखी है, जो लोग कहते हैं ना, जब हार जाते हैं जीत जाते हैं, वो जो टेक्निक हम बोलते थे, आज राहुल गांधी ने उसको बिल्कुल लोगों के सामने रख दिया। कैसे? 6 विधानसभा के क्षेत्र के साथ, उनमें से 6 में कांग्रेस जीत रही है अब भी। एक में इतना वोट बढ़ा दिया, 1 लाख से ऊपर, 1 लाख कुछ बढ़ा दिया, जिससे 30,000 वोटों से कांग्रेस हार गई, जो 6 में जीती है। तो ताकि कोई रौला ना पाए, बोले ये 6 में कैसे जीत गई, अगली इन्होंने वोट ही। वो कैलकुलेट करके बढ़ाते हैं, कि सीट पे बढ़ाते हैं, क्योंकि सब मिले हुए हैं, मिले हुए कारण नहीं हुआ। लेकिन इसका एक फायदा है, जो इलेक्शन डेटा करते थे, जो लिखते थे, जो रिपोर्ट बनाते थे, तो पहले भी बोलते थे ये बातें। लेकिन अब इसके लिए, एक तो बिहार के लिए बहुत बड़ी ये चुनौती बन गया। बिहार में यही कुछ हुआ अभी SIR में, और बहुत से पत्रकारों ने इसको एक्सपोज भी किया है। वो एक तो उसपे संज्ञान लेने की जरूरत। दूसरा ये है कि आप जैसे आपने बताया भी है कि हो सकता है भी वो उसने महादेवापुर में उसने कोई एजिटेशन भी करें। अब इसमें सबसे बड़ा ताज्जुब की बात यह है कि महाराष्ट्र, कर्नाटका का जो मुख्य चुनाव अधिकारी है, वो बोलता है जी अगर इनके पास है तो वे अपना शपथ पत्र दाखिल करके हमें शिकायत डालें, दस्तखत करके। उनको पूछो भाई, ये तो आपकी ड्यूटी है कि वोट ठीक बने, मतदाता ठीक हो। अगर कोई गड़बड़ है तो उसको ढूंढना नहीं, भी लेकिन आपकी ड्यूटी है। अगर आप वो ठीक बात कह रहे हैं, लेकिन अब जो ये डेटा सामने आया है जिसमें 5 तरीके की चोरी है, आपको लगता हाँ। है कि कोर्ट्स इस पर संज्ञान लेंगी? क्योंकि अभी संजय सिंह ने ये कहा कि भाई ऐसे चुनाव का कोई मतलब नहीं है। अब अगर सारा इंडिया गठबंधन अगर एकजुट हो जाता है और इस पर कोई एक ड्रास्टिक कॉल ली जाती है, तो फिर क्या होगा? चुनाव का मतलब क्या है? और अभी तो सारे मेन स्ट्रीम चैनल्स इस एक्सपोजे को दिखा रहे हैं, यानी कि गांव गांव के हर कोने में आज राहुल गांधी का ये जो खुलासा है ये पहुंच रहा है, और ये अपने आप में एक बड़ी खबर हो गई है। आप कैसे कहेंगे? और मजे की बात यह है कि जो कर्नाटका का स्टेट इलेक्टोरल ऑफिसर है, वो राहुल गांधी को एक पत्र लिखकर कहता है कि भाई आप साइन करके दीजिए जिस डिक्लेरेशन पर, ताकि आप अपने जो दावे कर रहे हैं इस धांधलेबाजी के, उस पर आप साइन करके ओथ दे। इस तरीके का जवाब जो स्टेट इलेक्टोरल ऑफिसर की तरफ से आया है, वो आप उस पर क्या कहेंगे? जी। देखिए नीलू जी, जो स्टेट इलेक्टोरल ऑफिस का, जिसको चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ द स्टेट बोलते हैं, पूरा नाम जो टेक्निकली लिखते हैं, है वो स्टेट इलेक्टोरल ऑफिसर ही। उसका ये बयान जो है, वक्तव्य है, जो लेटर है राहुल को, वो बिल्कुल गलत है, वो गैर जिम्मेवाराना है। क्योंकि वो तो उसकी ड्यूटी है, वो उनसे पूछता, उसके ध्यान में आ गया कि जी यहाँ 4 वोट, एक बंदे ने 4 ही जगह पे वोट डाल दी, उसी मधेपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में, सॉरी उसी बंगलार की सेंटर में ही। तो उसको देख ले, उसके पास तो सब डाटा है ना। उसको बोल दिया कि यहाँ एक कमरा है, इसमें 100 वोटर हैं, तो देख लेना, वो चेक कर ले, उसके पास तो डाटा है। वो खुद क्यों नहीं चेक करता? उसका मतलब ये है कि वो अपनी ड्यूटी दूसरों पे डालना चाहता है, क्योंकि उसने तो हेराफेरी की है, उसने तो गड़बड़ की है। जिसने गड़बड़ घोटाला खुद किया है, मिलके किया है, वो दूसरे को चोरी वाला बताता है। इसलिए एक तो ये बात है। और इसमें एक बात और समझने की जरूरत है। अगर राहुल जैसे, जो लोकसभा में अपोजिशन का नेता है, उसकी इतनी बड़ी कांग्रेस पार्टी, बीजेपी के बाद सबसे बड़ी पार्टी है देश में, और जिसने 6 महीने के गहन अध्ययन से इलेक्शन कमीशन के पूरी बाधाएं डालने के बावजूद इतना बरीकी से डाटा निकाल दिया, जो कई दफा एकेडमिशियन भी नहीं निकालते, उसका ठीक जवाब देने की वजह उल्टा उन्हीं को सवाल कर रहा है। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन तो गलत है, चुनाव आयोग तो गलत है ही है। लेकिन
इसका फायदा जो आपका सवाल है, इसका फायदा ये होगा कि लोग अब सड़कों पे आएंगे। संजय सिंह ने जो कहा है, इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं करेगा, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं करेगी, लोग सड़कों पे आएंगे। लोग सड़कों पे आएंगे तो बिहार का जो हुआ है एसआईआर, जिसको अभी सिद्धार्थ जी कई दफा केंचुआ बोलते हैं, अब शायद आज भी बोलेंगे, तो जो उसमें खेद हुआ है वो बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, बिल्कुल यही कॉपी की है, क्योंकि इनके पास एक ही कॉपी है, इनको एक ही आती है। जैसे पहले एक धर्म के नाम पे एक ही कॉपी है, इनके पास मल्टीपल नहीं है, उसी कॉपी को दोबारा दोबारा लगाते हैं। बिहार में ऐसा ही हो चुका है। अभी अगर वहां बिहार में एजिटेशन साथ में कर दे पूरा इंडिया गठजोड़ मिलके, तो हरियाणा की सरकार भी नीचे आएगी, गिरेगी सरकार वो, क्योंकि उसमें 26 सीटें की हेराफेरी हुई है। दिल्ली की सरकार भी नीचे आएगी, और जो उसमें बड़ी हेराफेरी हुई है, मैंने जैसे पहले बोला है, महाराष्ट्र की सरकार भी नीचे आएगी, जैसे उसमें हेराफेरी हुई है। उसमें बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स बन चुकी हैं, बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स आई हैं, और लोकसभा के लिए इनको वैसे ही वहां जो टूटी फूटी मेजोरिटी है, मेजोरिटी गिर सकती है, तो वो लोकसभा का चुनाव मिड टर्म वैसे ही मिड टर्म पोल हो सकता है। इसलिए अब एजिटेशन की जरूरत है, एजिटेशन से सब कुछ हो सकता है। उसमें फिर कोर्ट भी ध्यान रखती है कि नहीं यार, इधर एक तरफ की बात मत करो, नहीं तो एक तरफ की बात करेंगे। और ये एक बात बड़ी जो मैं कहनी चाहता हूँ एक ही लाइन में, कि ये देश के लिए एक बहुत ही अच्छा संकेत है कि भाई एक राजनीतिक दल ने इतनी मेहनत करके बारीकी से जाके इतनी बात पेश की है। कोई भी एकेडमिशियन, कोई भी मीडिया, कोई भी उसका विरोध करने वाला विपक्षी दल ये नहीं कह सकता कि इन्होंने तो ऐसे ही बोल दिया। एक एक कागज को देख के, एक एक कागज को लोगों के सामने, जनता के सामने पेश किया, जो इलेक्शन कमीशन अवॉइड कर रहा है। इलेक्शन कमीशन भाग रहा है उसको पेश करने से, इलेक्शन कमीशन तो ईवीएम को दिखाने को तैयार नहीं है। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन का पूरा एक तो सबके सामने हो गया, उसका पर्दा उठ गया। दूसरा, इलेक्शन कमीशन बीजेपी और आरएसएस कैसे एक दूसरे से मिला है, ये भी पर्दा उठ गया। तीसरी एक बात और है कि जो हारने जीतने वाली है उससे भी पर्दा उठ गया अब, कि ये पूरा हर एक सीट पे नहीं करते, ये गिनी चुनी सीटों पे जहां इन्होंने प्रभावित करना है वहां की हेराफेरी उस तरीके से करते हैं, जैसे ये एक विधानसभा कक्ष में की है 6 में से 7 में से। ठीक है, अब मैं सिद्धार्थ के पास आती हूँ कि सिद्धार्थ, राहुल गांधी के एक्सपोजे को आप कैसे देखते हैं? आपने तो दिल्ली का चुनाव, मुझे जब चल रहा था तो आपने बहुत सारी त्रुटियों की बात उस समय भी की थी जब आप शोज में आते थे। आज आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह, उन्होंने भी थोड़ी देर पहले ही कहा है कि भाई ऐसे चुनाव का कोई मतलब नहीं है। लेकिन क्या अब राजनीतिक दल इतना ही बोलकर चुप हो जाएंगे, या फिर कुछ बड़ी प्लानिंग आपको लगता है कि इनको करनी चाहिए? भाई अगर इतनी बड़ी गड़बड़ी है, इतनी बड़ी चोरी है, तो भाई एफआईआर दर्ज हो, एजिटेशन हो, क्या इस तरीके की कोई प्लानिंग राजनीतिक दलों को करनी चाहिए? आपको क्या लगता है? जी। मेरे ख्याल से राजनीतिक दल इसकी योजना बना ही रहे हैं, लेकिन साथ में मेरे ख्याल से इसमें देश की जनता के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा आने वाला है। क्योंकि इस देश में एक गरीब से गरीब नागरिक भी हो, वो अनपढ़ नागरिक भी हो, तो खास करके आप महिलाओं के पास जाइए, गरीब ग्रामीण महिलाओं के पास जाइए, वो कहती हैं उनको अपने वोट का अधिकार का बहुत महत्व वो देती हैं। उनको एक गर्व है कि और कुछ मेरे पास है या नहीं है, कम से कम मैं इस दुनिया में, इस देश में अमीरों के साथ कम से कम एक चीज में तो मेरी समानता है कि मेरे पास एक वोटर कार्ड है। और अगर वो वोट में ही चोरी हो रही है, ये चोरी नहीं दिख रही है, ये तो सीधे सीधे एक डकैती, वोट की डकैती हो रही है। कि आपने तो 5-7 अलग अलग आज इन्होंने राहुल गांधी ने दिखाया, लेकिन उसमें सबसे मजेदार बात यह है कि एक चुनाव क्षेत्र है, उसमें 6 लाख वोटर हैं, उसमें 1 लाख अगर फर्जी वोट पकड़े जा रहे हैं तो कहाँ चुनाव हो रहा है? मतलब 6 लाख में से 1 लाख वोटर अगर फर्जी हैं अलग अलग तरह से, 33,000 लोग ऐसे जो हैं जिन्होंने सबसे पहली बार अपने जीवन में वोट के लिए अप्लाई किया है, और उनका उम्र 95 साल है। वोट के उम्र में तो कोई अप्लाई करता है तो 18 साल का होगा, 19 साल का होगा, 20 साल का होगा, ज्यादा से ज्यादा 23 साल का होगा, क्योंकि हर 5 साल में कहीं पर भी चुनाव हो जाते हैं। तो 18 से 23 के बीच में कोई कहे कि मैं पहली बार जीवन में वोटर बनना चाहता हूँ, फॉर्म 6 भरे, तब तो समझ में आता है। 33,000 लोगों ने भरा है, जिनकी उम्र किसी की 45 है, किसी की 65 है, कहाँ किसी की 96 साल तक है, 96 ईयर ओल्ड आदमी। मतलब अभी तक वो भारत की आजादी से पहले से भारत में है। वो भारत की आजादी के आंदोलन में भी वो भाग लिया था, लेकिन आज तक उसने वोट नहीं किया। पहली बार 96 साल में वो कह रहा है कि मैं पहली बार वोटर बनूंगा। तो इसका मतलब ही है कि ये चुनाव में चोरी नहीं हो रही है, ये तो चुनाव की डकैती हो रही है।
और जिस तरह से संजय सिंह ने कहा, दिल्ली के चुनाव में मैंने आपको भी बताया था कि बीजेपी के एक एक एमपी के घर में, एमपी का मतलब व्यक्तिगत घर नहीं, सरकारी आवास, जब आप एमपी बनते हैं तो दिल्ली में आपको साउथ एवेन्यू या नॉर्थ एवेन्यू में आपको एक सरकारी आवास दिया जाता है, 2-3 कमरे का वो एक आवास होता है। वो ध्यान में रखिएगा, वो कोई बंगला नहीं होता, आवास होता है। कई बार वो फर्स्ट फ्लोर पर भी होता है, कई बार सेकंड फ्लोर पर भी होता है। एमपीओ के क्वार्टर्स होते हैं, तो ये बंगला नहीं है, एमपी का क्वार्टर है। एक एक क्वार्टर के अंदर 40-40 लोगों का वोटर पाया गया। भाजपा के कार्यकर्ता एक एक चुनाव क्षेत्र में, एक एक विधानसभा में 10-10, 11-11 हजार वोट काटने के उनकी अर्जी पाई गई। तो इन सब चीजों को जिस समय आम आदमी पार्टी ने, आज जो चुनाव आयोग कह रहा है राहुल गांधी को कि आप इसको सिग्नेचर करके दीजिए, दिल्ली चुनाव में तो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक से लेकर सारे लोग जाके साइन करके चुनाव आयोग के यहाँ बैठ के देखे आए थे, तो आपने वहां पर क्या किया? तो अगर आज आप कह रहे हैं राहुल गांधी को कि आप सिग्नेचर करके दीजिए, तो सिग्नेचर करके तो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में दिया था, आपने उस पर क्या निर्णय लिया? तो ये बिल्कुल अब स्पष्ट है कि ये मैच फिक्सिंग नहीं हो रही है, ये अंपायर की फिक्सिंग हो रही है। मैच फिक्सिंग अलग होता है, अंपायर फिक्सिंग अलग होता है। नीलू जी, क्रिकेट तक में ना कि कोई एक डिसीजन होता है ना, उसके बाद एक स्लो मोशन रिप्ले दिखाया जाता है ताकि लोगों के मन में कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, और अगर अंपायर गलती करता है ना तो बेचारा ऐसे ऐसे करके कहता है कि नहीं नहीं, पहली बार आउट दिया था तो मुझसे गलती हो गई, फिर से आप खेलो करके। तो क्रिकेट के खेल तक में अगर अंपायर कोई काम करता है तो उसको स्लो मोशन में दूसरी कोई एक एजेंसी, डीआरएस हो या थर्ड अंपायर हो, वो उसको देखती है, और अंपायर गलत करता है तो मान लेता है। तो यहाँ पर चुनाव आयोग भी तो उसी तरह से, दो पार्टियां, कई पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, तो चुनाव का मतलब भी एक तरह से आप एक अंपायर की भूमिका में, इलेक्शन कमीशन आ गया है तो इलेक्शन कमीशन अंपायर की भूमिका में रहना चाहिए। वो अब केंचुआ की चाल चल रहा है तो अंपायर, अंपायर कहाँ रहा? केंचुआ की चाल चलने वाला अंपायर कैसे होगा? तो ये जो पूरा का पूरा खेल लग रहा है। और सबसे मजेदार बात यह है, आज जिस चीज को कहा और आपने उसको हाईलाइट, शायद मैं उसको हाईलाइट करता हूं, आज के डेट में नीलू जी, आपके घर के, मेरे घर के हाई स्कूल के बच्चे भी अगर कोई डेटा को लेते हैं ना, तो एक्सेल शीट में रहता है। एक्सेल शीट इतनी सामान्य सी चीज है कि हर दुकान में जाइए, होटल में जाइए, आपके घर में बच्चे को भी अगर डेटा सिखाया जाता है, कंप्यूटर सिखाया जाता है, तो सबसे पहले एक्सेल सिखाया जाता है, जिसमें कॉलम रहते हैं, वो ABCD रहता है, 1 2 3 4 रहता है। और मुझे बताइए कि चुनाव आयोग कह रहा है कि मेरे पास जो डेटा है वो एक्सेल शीट में नहीं है, वो स्कैन नहीं हो सकता, उसका कंपैरिजन नहीं हो सकता। इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है? हाई स्कूल के बच्चे को, जिसको एक्सेल शीट पता है, और एक्सेल शीट एक ऐसी चीज होती है कि उसमें आप एक बटन दबाइए, जितने भी डुप्लीकेट्स हैं वो बाहर निकल जाते हैं। हाई स्कूल का बच्चा भी ये चीज करना जानता है। हर हाई स्कूल का बच्चा जिस एक्सेल शीट को जानता है, जिस एक्सेल शीट को उपयोग करता है, जो एक्सेल शीट यूज होती है, आपके हमारे फोन में वो एक्सेल शीट रहती है। चुनाव आयोग कहे कि हमारे पास भारत के लाख करोड़ों लोगों का, 100 करोड़ लोगों का, 98-99 करोड़ वोटरों का मेरे पास डेटा है, लेकिन वो एक्सेल शीट में नहीं आ सकता, वो सॉफ्ट, क्या कहते हैं, सॉफ्ट कॉपी उसकी नहीं बन सकती। इसका मतलब ही है कि यहाँ पर अंपायर की फिक्सिंग हो चुकी है। और जब अंपायर फिक्स हो जाता है ना नीलू जी, तब आपको वो खेल खेलने के बदले आपको वो खेल का बायकॉट करना पड़ता है। 2008 में इसी तरह से भारत की क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया गई थी, वहां का अंपायर बदमाशी कर रहे थे, अनिल कुंबले कैप्टन थे, हरभजन सिंह और एंड्रू साइमंड्स का किस्सा हो गया था। और उस समय अनिल कुंबले ने बोल दिया कि अगर आप इसी तरह का करेंगे तो हम अपनी टीम लेके वापस हिंदुस्तान चले जाएंगे, हमको नहीं खेलना आपके यहाँ पे। तो आपको कभी ना कभी इस तरह का, अगर अंपायर ही फिक्स्ड है, अंपायर अगर फिक्स्ड हो गया तो आपके पास, क्योंकि फिर उसका अपील कहां करेंगे? अंपायर अगर फिक्स्ड हो गया तो उसका तो कोई अपील ही नहीं हो सकता है। ये अजीब बात है कि अंपायर ही फिक्स्ड हो गया। मैच फिक्सिंग में ये तो सुनते थे कि खिलाड़ियों को फिक्स किया जाता है, ये पहली बार देख रहे हैं कि अंपायर को फिक्स कर दिया गया है। और अंपायर अगर फिक्स हो गया है, इसका मतलब तो कह रहे हैं ना, जिसको एक कहावत मेरे ख्याल से गर्ग साहब जानते हैं उस चीज को, कि बाढ़ ही अगर खेत को खाए तो उस खेत को कौन बचाए। यहाँ पर बाढ़ ही अगर खेत को खा रही है तो उस खेत को तो आप बचा नहीं सकते। तो मेरे ख्याल से इस चीज में बहुत गंभीरता से इस तरह के चुनाव के पूरी की पूरी व्यवस्था, ये चुनाव तो है नहीं मेरे ख्याल से। एक बार आप इस चीज का, मैं एक आपको उदाहरण देता हूं। 1984 में भारत में चुनाव हुए थे, उसमें राजीव गांधी को काफी बड़ा बहुमत आया था, 425 से 400 सीट के आसपास का। 1989 के आसपास वीपी सिंह के साथ कुछ लोगों ने उनको लगा, और उन्होंने क्या कहते हैं, एन मास, मतलब सामूहिक रूप से विपक्ष जितना भी था,
मतलब विपक्ष बहुत छोटा था उस समय, 425 सीट अगर राजीव गांधी को आ गई थी तो विपक्ष के पास 100 सीट ही बची हुई थी। लेकिन 100 लोगों ने, विपक्ष ने एन मास विधान क्या कहते हैं, लोकसभा से रेजिग्नेशन दे दिया। उन्होंने कहा कि ये सदन क्योंकि आप अपने मन से चला रहे हैं, इस सदन में जाके कुछ हो नहीं रहा है, इसीलिए हम रिजाइन करते हैं। और हमको पता है कि उसके बाद के चुनाव में क्या स्थिति हो गई। तो अगर इस देश में चुनाव निष्पक्ष होते हैं तब तो विपक्षी दल वगैरह बाकी लोग चुनाव लड़ें। लेकिन अगर चुनाव ही निष्पक्ष नहीं हो रहे हैं तो मेरे ख्याल से विपक्ष को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए। किसी एकाध चुनाव का खुल के अगर बॉयकॉट कीजिए, पूरी दुनिया में हो जाएगा, पूरी दुनिया में चुनाव आयोग के पास इस तरह का जो रोज नोटिस दे रहे हैं ना, कि जो सवाल कर रहा है उसको हम नोटिस देंगे, वो सब बंद हो जाएगा। सिद्धार्थ, लेकिन आपने कहा कि पूरी दुनिया में इसकी ख्याति हो जाएगी कि भाई आप देखिए विपक्षी पार्टीज बहिष्कार कर रही है। मैं डॉक्टर गर्ग के पास आती हूँ कि क्या आज राहुल गांधी का एक्सपोजे क्या पूरी दुनिया नहीं देख रही है? आई एम श्योर इसको इंटरनेशनल पेपर्स भी उठाएंगे, उस पर बात भी करेंगे कि आज इतनी बड़ी वोट चोरी का एक्सपोजे अगर आज राहुल गांधी ने किया है तो आपको क्या लग रहा है कि क्या जो ग्लोबल ताकतें हैं वो आज ये चीज देख नहीं रही है? क्या ऑलरेडी ये इंप्रेशन नहीं चला गया कि चुनाव को रिग किया जाता है? देखिए नीलू जी, ग्लोबल ताकतें देख रही हैं, अब और भी ज्यादा देख रही होंगी, देखेंगी। क्योंकि उसका कारण ये है, अभी अमेरिका की एक संस्था ने पूरा इंडिया का जो एसआईआर हो रहा है बिहार का, उसमें बड़ी बड़ी टिप्पणी की है। और जो लोकसभा के चुनाव थे उस पर टिप्पणी की है कि कैसे यहाँ हुआ। वीडम नाम की एक संस्था है, उसने बोला है इंडिया में ये इलेक्टोरल डेमोक्रेसी भी अब नहीं रही है, ऑटोक्रेसी बन रही है, इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी की तरफ जा रहा है। सो इससे क्या होता है कि देश अकेला तो है नहीं, पूरी दुनिया में इतने देश हैं, पूरा उसमें इसकी बदनामी तो हो रही है। लेकिन मेरे को ऐसे लगता है कि एक तरीका हो सकता है, हर एक का अपना अपना एक विचार है कि जी हम इसका बाइकआउट कर दें, या हम रिजाइन रिजाइन करना ज्यादा बेहतर होता है बाइकआउट करने से। रिजाइन करने का मतलब होता है आपका बड़ा प्रोटेस्ट है। बाइकआउट करते हैं लोगों ने वोट तो डरना ही है, आप लोगों का वोट का हक नहीं छीनना। वोट का हक उन्होंने एक्सरसाइज कर लिया, आप वहां जाके बोलते हैं कि जी मेरे को बात नहीं करने देते आपकी, इसलिए मैं रिजाइन कर रहा हूँ। वो बड़ी बात होती है रिजाइन करने में। सो इसलिए अगर अपोजिशन को ऐसे नहीं करने देंगे फिर वो रिजाइन कर सकती है। लेकिन अब पहला स्टेप ये है कि बिहार में जो हेराफेरी होनी है उसको रोकने के लिए अगर ये सड़कों पे आ जाते हैं इस एक्सपोजर के कारण, ये एक्सपोजर बहुत बड़ी है, इससे अब कोई सामने ऐसा नहीं है। जो जैसे इस ने बोला ये डाका है, डकैती है, तो चोर और चौकीदार मिल जाएंगे तो फिर रखवाली तो कोई करेगा नहीं। तो हम इलेक्शन कमीशन से सवाल करते हैं कि हमारा राहजनों से बात नहीं है, हम तो राहबरों से पूछ रहे हैं कि काफिला क्यों लूटा गया। ये काफिला लुटा रहा है हमारे प्रजातंत्र का, और ये राहजन कौन है वो नहीं मैं बात कर रहा बीजेपी आरएसएस की, ये जो रखवाला है इसका लेकिन डॉक्टर ईसीआई गर्ग उससे मुझे बचा। बताइए कि अभी 12 और 13 तारीख को सुप्रीम कोर्ट एसआईआर पर सुनवाई करेगा। क्या जी ये जो एक्सपोजे है, जो लॉयर्स जी हैं, जो पिटिशनर्स के लॉयर्स हैं, क्या वो इस हाँ खुलासे को उसमें संलग्न नहीं करेंगे? क्या इसके बारे में नहीं बताएंगे कि भाई ये सब डर है जो कि राहुल गांधी ने खुलासे पे किया है और ये पूरा एक साइंटिफिक तरीके से बताया है कि कितने कितने लोग हैं? जैसे कि मिसाल के तौर पर जी एक आदित्य जी हैं, आदित्य जी ने उस लड़के ने महाराष्ट्र में भी वोट किया है, लखनऊ में भी वोट किया है, हरियाणा या में भी वोट किया है। अब बताइए इस तरीके के किसी किसी के पिता का नाम फीड किया गया है, IUGHDL ऐसे ऐसे जी करके राहुल गांधी ने उसको बताया है कि बेतुका डेटा फीड कर करके और वोटर्स को किस तरीके से फेक वोटर्स को जनरेट किया गया है, उसका एग्जाम्पल आज तरीके तरीके से राहुल गांधी ने दिया है और पूरी वो लिस्ट सामने है। तो क्या सुप्रीम बिल्कुल। कोर्ट अब इसका संज्ञान लेगा? मेरा सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट को अब स्टेप इन करना चाहिए? जी। देखो करना तो चाहिए लेकिन नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट बोलेगा वो बात चून हो चुकी है, आप मेरे को इसका बिहार का दिखाओ, बिहार का दिखाएंगे तो नहीं 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 इसको हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो तब करेगा जब बाहर प्रेशर होगा, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट तो पोस्टपोन करता आ रहा है। गणेश कुमार को किसने लगाया है? इसी सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है ना, अभी पेंडिंग पड़ा केस। सो जब प्राइम मिनिस्टर का नुमाइंदा दो हो गए तो बाकी बात ही खत्म होगी। गणेश कुमार को लगाया है जिसने, उसकी बात तो देखो ना। इसलिए अब क्या होगा, अब ये होगा कि देश की जनता जो है वो उठ रही है गांव गांव में। मैं इससे सिद्धार्थ जी से सहमत हूँ। जो गांव की गरीब से गरीब महिला है वो हमने पंचायत चुनाव में देखा है, 72 में भी वे बैक मैं अपने गांव में गया, वो कह रहे डॉक्टर साहब आप आए हैं जहां बोलेंगे हम हमारा पूरा घर वोट डालेगा। वोट का उनको बहुत ज्यादा ताकत लगती है कि हमारी तो शक्ति यही है।
सो इसलिए वो वोट की शक्ति के लिए अब भी बिहार में हो रहे हैं। कल मैं देख रहा था कई जगह पे प्रदर्शन हुए गांव में। तो ये गांव-गांव में, टोले-टोले में अब सब लोग जाएंगे और फिर वो ढोल बजाएंगे, तब होगा। नहीं ये ऐसे अगर हम सोचेंगे नीलू जी कि इलेक्शन कमीशन या सुप्रीम कोर्ट, मेरे को वैसे कोई नेगेटिव सोच सकता है कि इसका नेगेटिव सोच है। मैं कभी अदालतों में, न्यायालय में मेरा इतना विश्वास नहीं टूटा जैसे अब ये इलेक्शन के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है, उससे मेरे को विश्वास नहीं हो रहा। जो पार्टियां लड़ भी रही हैं, अब उनका क्या है, जिनका पिटीशन है मेन, वो जो ये बोलते हैं कि पॉलिटिकल पार्टियों से कोई मीनिंग नहीं है, केवल सुप्रीम कोर्ट कुछ करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ करना नहीं, वो तो चक्कर लगवा रही है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट करेगी, पर कब करेगी? एक बात छोटी सी उदाहरण देके फिर मैं आपको दे रहा हूँ समय, कि जब किसान आंदोलन था 380 दिन लोग बैठे थे, सुप्रीम कोर्ट को गए लोग कि इनको उठाओ। उन्होंने बोला हमने अपने हाथ खून से नहीं रंगने। क्यों बोला? क्योंकि उनका प्रेशर था। इसलिए जब प्रेशर होगा फिर सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगी। जब प्रेशर नहीं है तो राजसत्ता का प्रेशर है तो सुप्रीम कोर्ट अन्याय करेगी। अब हमारे सामने है बीजेपी की प्रवक्ता जो है वो हाई कोर्ट में जज बन रही है। एक बंगाल में रिजाइन करके दूसरे बीजेपी की चोन लड़ रहा है। तीसरा यूपी में खड़े होकर कहता है कि बीजेपी ठीक है, आरएसएस ठीक है, संविधान का कोई मतलब नहीं, हिंदुत्व ठीक है। तो इसलिए ये कोर्टें अब उस रूप में नहीं रही जिस रूप में हमारे संविधान ने, हमारी संविधान की सभा ने जिसने संविधान बनाया, जहां हमारे जो स्वतंत्र सेनानी थे उन्होंने सोचा था। अब ये नया तरीका आ गया। अब इसको रोकने के लिए फिर दोबारा हमें एक आंदोलन करना होगा। और ये राहुल गांधी का जो उन्होंने एक्सपोजर किया है, क्योंकि डाटा बहुत जरूरी होता है, जो डाटा उन्होंने पॉलिटिकली एक्सपोज कर दिया। एकेडमिशियन तो करते रहते थे कुछ ना कुछ, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता था जितना इन्होंने कर दिया। इससे सब में एक आशा जागेगी कि हाँ यार अब तो लड़ना ही होगा। लोगों को इसमें जो लड़ना चाहते थे, जो अभी थोड़ा डर रहे थे या थोड़ा सुस्ती मार रहे थे, वो अब तेज हो जाएंगे, वो लड़ेंगे। मेरे को ये यकीन है। सुप्रीम कोर्ट से मेरे को कोई उम्मीद नहीं है। मैंने भी आज चिट्ठी लिखी है। मैं आपको आप बोलेंगे उम्मीद नहीं है फिर भी लेटर लिखते हैं। मैंने एफिडेविट ला के लेटर लिखा है कि भाई आप बिहार में क्या हुआ है देख लो आप। लेकिन अब अंत में सिद्धार्थ के पास आऊंगी कि सिद्धार्थ अब ये पूरा एक्सपोजे अब इसके बाद क्या होना चाहिए। कल राहुल गांधी कल प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं और अभी इसको लेकर कोई बातचीत अभी सामने नहीं आई है, लेकिन क्या एफआईआर दर्ज होगी? इंडिया अलायंस क्या एक साथ एकजुट इसमें होगा? क्या होगा अब, क्योंकि अब सारी निगाहें टिकी होंगी कि अब ये एक्सपोजे के बाद अब इंडिया अलायंस क्या करेगा या कांग्रेस क्या करेगी। इंडिया अलायंस भी छोड़ दीजिए, और अभी तो सब उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ भाई ये ठीक है, ये चोरी हुई है जैसे संजय सिंह ने कहा। लेकिन क्या इंडिया गठबंधन इस पर एकजुट हो पाएगा इस इशू पर? मेरे ख्याल से सिर्फ इंडिया गठबंधन नहीं, भाजपा के अलावा जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, देखिएगा खास करके क्षेत्रीय दल भी इसमें बहुत ज्यादा गंभीरता से इस चीज को लेंगे, क्योंकि अगर वोट चोरी हो रही है तो सबसे ज्यादा मार पड़ती है क्षेत्रीय दलों को। उदाहरण के लिए आज उन्होंने, गर्ग साहब ने कहा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आज कोई एक हलफनामा भी लगाया है किसी चीज में, एफिडेविट लगा के। आज का हिंदू अखबार है, आज का हिंदू अखबार में ये कहा जा रहा है कि बिहार में जो वोट डिलीशन हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा वोट डिलीशन महिलाओं के हुए हैं, जबकि आश्चर्यजनक रूप से किसी भी जगह पर 92% महिलाएं उसी राज्य की होती है। महिलाएं एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित नहीं होती, पुरुष होते हैं, पुरुष कमाने के लिए कहीं दूसरे राज्य चले जाते हैं, लेकिन महिलाएं जो होती हैं 92% महिलाएं किसी भी राज्य में वहीं रहती हैं। लेकिन बिहार के इस चुनाव में, बिहार के इस एसआईआर में सबसे ज्यादा मार पड़ रही है महिलाओं का। अब मुझे बताइए कि जो महिला बिहार में ही रहती है, वो बिहार छोड़ी नहीं है, उसका नाम अगर कट जाए, इसका मतलब क्या है? कि इसका मतलब यह है, हमें पता है कि जब चुनाव होते हैं, बिहार में चुनाव होते हैं और खास करके नीतीश कुमार जब चुनाव जीतते हैं, तो नीतीश कुमार का वोट बेस में बहुत बड़ा वोट बेस महिलाओं का है, क्योंकि उन्होंने महिला बच्चों को क्या कहते हैं, छात्राएं जो होती हैं स्कूल की, उनके लिए कुछ साइकिलें दी हैं। उन्होंने जो शराबबंदी की है उसके कारण महिलाओं में वो पॉपुलर हैं। अब मुझे बताइए, ये जो बीजेपी, अगर ये एसआईआर हो रहा है और महिलाओं का वोट सबसे ज्यादा कट रहा है, इसका मतलब तो सबसे ज्यादा मार पड़ने वाली है नीतीश कुमार को। तो नीतीश कुमार का तो यहाँ पर तो नीतीश कुमार के ऊपर नजर है। तो मेरे ख्याल से इसमें ये सिर्फ विषय
इंडिया अलायंस का नहीं है। भारत में जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, बीजेपी के अलावा सभी दल, क्योंकि ये काम हो रहा है ये केवल एक बीजेपी के द्वारा, इसके अलावा जितने भी लोग हैं ये इसके भुक्तभोगी हैं, उनको इसकी मार पड़ रही है। इन सभी लोगों को एक होना चाहिए। और जब मैं बॉयकॉट की बात करता हूं, तो अनिल कुंबले ने ना बॉयकॉट की धमकी दी थी। जब आप बॉयकॉट की धमकी देते हैं तो सामने वाला लाइन पे कई बार आ जाता है। बॉयकॉट करने से पहले आप बॉयकॉट की अगर धमकी देंगे तो आज, क्योंकि 12 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी आपको सात्विक दबाव हर जगह लाना चाहिए। गांधी जी जो करते थे ना, वो सात्विक दबाव लाते थे, किसी के ऊपर तामसिक दबाव नहीं लाते थे, सात्विक दबाव लाते थे। तो सात्विक दबाव सुप्रीम कोर्ट पर भी लाया जा सकता है। ये सभी ये विपक्षी दल ये कहें कि इस तरह के अगर चुनाव होंगे तो इससे लड़के फायदा क्या, इससे तो अच्छा हम बॉयकॉट के बारे में सोचेंगे, गंभीरता से सोचेंगे। ये जब कहेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी एक दबाव आएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर इस प्रक्रिया को उसने आगे जाने दिया, और जिस तरह से केचुआ कह रहा है कि हमने 65 लाख वोटर का नाम काट दिया, तो अभी तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जिस दिन चुनाव होगा उस दिन 65 लाख लोग बिहार के अपना अपना वोटर आईडी कार्ड लेके सड़क पे आ जाएंगे अपने बूथ के बाहर, और कहेंगे कि पिछले चुनाव में तो मैंने वोट दिया था, मुझे अंदर कैसे नहीं जाने दोगे। अब मुझे बताइए कि बूथ के अंदर तो 7 आदमी रहते हैं, 4 आदमी केचुआ के और 3 आदमी डंडा लेके पुलिस वाला, अंदर है 7 आदमी और बाहर है 70 आदमी। तो 70 आदमी की गुस्सैल भीड़ को 7 आदमी रोक पाएंगे क्या? तो कितना बड़ा लॉ एंड ऑर्डर इशू हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट को भी अब इस चीज पर संज्ञान संज्ञान वो ले रहा होगा, ऐसा मानते हैं। लेकिन जिस तरह से गर्ग साहब कह रहे हैं कि वो संज्ञान लेते हुए भी क्या उस तरह का वो जजमेंट देगा, उस तरह का निर्णय देगा, इसमें मेरे ख्याल से अब सात्विक दबाव लाने का समय आ गया है। जन आंदोलन भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए जनता को इस चीज को। और मेरे ख्याल से जन आंदोलन होना क्या चाहिए, मेरे ख्याल से इस तरह की अगर जिस दिन भी ये सूची निकलेगी और उसमें अगर वोटर लिस्ट में नाम नहीं होगा तो बहुत सारे लोग गुस्सा होंगे। और खास करके बिहार में ध्यान में रखिएगा, बिहार में हो सकता है गरीबी है, हो सकता है बिहार में अशिक्षा है, लेकिन राजनीतिक रूप से बिहार में आप कहीं पर भी चाय की दुकान पर भी चले जाइए या ट्रेन में भी बैठ के घूमते रहिए, तो हर आदमी राजनीति बात करते रहता है। तो राजनीतिक रूप से बिहार बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं ना, राजनीतिक रूप से मुखर है, बहुत ज्यादा वो वोकल है, बहुत मुखर है। ऐसे में अगर आप वोट खा जाएंगे, वोट की चोरी नहीं वोट की डकैती, जिस तरह से गर्ग साहब ने कहा, वोट की डकैती अगर पड़ने लगेगी और चोर और चौकीदार मिल जाएंगे तो आपके घर की संपत्ति कौन बचाने वाला है। तो मेरे ख्याल से इस चीज को अब समय आ गया है कि राजनीतिक दल इसको ना एक तरीके से इसको हैंडल नहीं करना पड़ेगा, कई तरीकों से हैंडल करना पड़ेगा। आपको जन आंदोलन भी करना पड़ेगा। राजनीतिक दलों के पास बूथ लेवल एजेंट्स होते हैं, वो बूथ लेवल एजेंट को भी अपने अपने तरीके से चुनाव आयोग के ऊपर अलग अलग तरह की क्या जो भी एक कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत उनको भी तो कुछ ऑब्जेक्शंस रेज करने के अधिकार होते हैं। उनको बहुत एक चीज मास और भी है मास कि जी नहीं, जो डेटा सामने आया है, मैं डॉक्टर गर्ग के पास आऊंगी कि भाई कुछ चीजें तो चुनाव आयोग को जस्टिफाई करनी पड़ेंगी ना डॉक्टर गर्ग, कि एक ही अपार्टमेंट में, अब आप ये सोच लीजिए कि एक मल्टीपल वोटर्स हैं और एक छोटे से अपार्टमेंट में 46 वोटर्स, वन मैन वोटिंग मल्टीपल टाइम्स इन डिफरेंट स्टेट्स, इट्स अ लॉन्ग लिस्ट। द अनयूजुअल बम्प जो कि दिखता है 40 लाख वोटर्स इन महाराष्ट्र विद इन अ स्पेस ऑफ फ्यू मंथ्स, ये कैसे जस्टिफाई करेगा चुनाव आयोग? आज तो मतलब बिल्कुल जिसे कहते हैं कि रंगे हाथों पकड़ लिया गया है चुनाव आयोग को। इन चीजों को कैसे जस्टिफाई करेगा कि एक व्यक्ति 5 स्टेट्स में वोटिंग कर रहा है, एक अपार्टमेंट में इतने सारे लोग एक साथ, और किसी किसी में तो राहुल गांधी ने वो स्टेटमेंट बोली थी कि किसी किसी में तो एक रूम का अपार्टमेंट है और उसमें 25 वोटर्स निकल आए। ये सब चीजें कैसे जस्टिफाई करेगा चुनाव आयोग? देखिए नीतू जी, चुनाव आयोग तो तब जस्टिफाई करेगा जब उसकी मजबूरी होगी। अभी तो कर ही रहा है, उनको मालूम है। ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग को ये पता नहीं है, मालूम नहीं, चुनाव आयोग ने तो मिलकर किया हुआ है। अब उसको प्रेशर जो होगा, जैसे मल्टीपल, सिद्धार्थ जी बोला मल्टीपल तरीके हैं। प्राचा जी बोल रहे थे कि वहाँ अगर एफआईआर करनी तो कर दें, उन्होंने एक एफिडेविट भेजा हुआ है। अब मैंने सुप्रीम कोर्ट को लिखा है, बिहार के बारे में सुप्रीम कोर्ट दे रहे संज्ञान, उसमें एक एक बात लिखी है कि कैसे इन्होंने गलत तरीके से जितने जो घर, उतने घरों को विजिट नहीं किया, उससे 1.5 गुना वोटर काट दिए। कहाँ से काट दिए, कैसे पता चल गया 4 दिन में? 4 दिन में तो उतने लोग मर भी नहीं सकते। जितना उन्होंने डेड और परमानेंटली शिफ्टेड किया, सब उनको मालूम है। पहली बात ये है, कोई सोया हो तो उसको जगा सकते हैं हम। अगर कोई जानबूझ के सोए का नाटक करता रहो, तो उसको जगाने के लिए फिर ढोल बजाना पड़ता है।
खींचना पड़ता है उसको, नहीं वो जागेगा नहीं। इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग जानबूझ के कर रहा है, इसलिए ये ना तो सुप्रीम कोर्ट इस बात को सुन रही है, ना चुनाव आयोग सुन रहा है, क्योंकि बाहर प्रेशर अभी कम है। जब प्रेशर बढ़ गया तो सुप्रीम कोर्ट भी सुनेगी, चुनाव आयोग भी उसी बात को सुनेगा। मैं एजिटेटर रहा हूँ सारी उम्र में, तो हम देखते थे जब हम पहले हम ऐसे करेंगे जी, हम ऐसे करेंगे, जब उनको हम बताते हैं फिर एजिटेट करेंगे, फिर वो सीधे हो जाते हैं। उनको पता चल जाता है कि अब छोड़ेंगे नहीं, अब सड़कों पे जाएंगे। सो इसलिए मेरे को ये लगता है कि ये जो एक्सपोजर है, जो इन्होंने सबके सामने रख दिया, इससे उनको इकट्ठे होने में, जैसे सिद्धार्थ जी ने भी बोला है, पूरे दलों को इकट्ठे होने में, पूरे विपक्षी दलों को इकट्ठे होने में, पूरी महिलाओं को आगे आने में कि यार मेरे कोई केवल नहीं था कि मेरा वोट कटा है, तो बहुत लोगों के कट रहे हैं, इसलिए हमें जाना होगा। सो लोगों में, मीडिया में, जो इवन क्रिटिक, सेमी क्रिटिक है, उनमें एक भावना जो अभी राहुल कृपालकर का लेक्चर वगैरह सुन के बहुत से लोग उसको शिफ्ट कर रहे हैं, उन सब में एक हौसला आएगा, बहुत से बुद्धिजीवियों में आएगा। तो उससे मेरे हिसाब से धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग को भी अपने रास्ते पे आना पड़ेगा, लेकिन अभी नहीं आएंगे क्योंकि उनके पास शक्ति ज्यादा है। ज्यादा शक्ति वाले को नीचे लाने के लिए और ज्यादा ताकत दिखानी होती है। महात्मा गांधी की ताकत यही थी, अंग्रेज को जो ताकत दिखाई सब उसको पता चल गया। एक छोटी सी बात बता के मैं राहुल से इम्प्रेस हूँ, फ्रैंकली स्पीकिंग, इस उम्र में भी। महात्मा गांधी जी एक दफा गोल्ड मेज कॉन्फ्रेंस में गए, तो उन्होंने तो धोती पहनी हुई थी। तो इंग्लैंड के राजा ने बोला कि आपको मालूम था कि आप इंग्लैंड के किंग के पास आ रहे हैं, आपको कपड़े तो डालने चाहिए थे। उन्होंने बोला मैं कैसे कपड़े डाल सकता हूँ, कपड़े तो 10 हिंदुस्तानी के आपने डाले हुए हैं, पहले बाकी 9 को मिलेंगे, आपके कपड़े छीन के हम देंगे, फिर मेरी बारी आएगी। सो राहुल गांधी आजकल ऐसे मूड में है। मेरे को लगता है कि इससे कुछ ना कुछ अच्छा होगा, क्योंकि इसमें आज आप सोचिए, एक लाइन कह के अपनी बात खत्म कर रहा हूं। आप दिमाग से सोचिए, क्या आज आपको सचमुच ऐसे नहीं लगता कि यार तो बहुत अच्छी है? आप मन में सोचना, तो बताओ यहाँ। मेरे को तो लगता है कि यार कमाल कर दिया, हालांकि मैं तो रोज डेटा देखता हूँ, नहीं, यार ये बिल्कुल, तो कमाल बिल्कुल। कर और जिस तरीके का डेटा सामने आया है, बहुत कुछ वो डेटा कहता है और वाक़ई में सराहनीय है इस तरीके का डेटा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कोर्ट संज्ञान लेंगे और क्या चुनाव आयोग इस पर कुछ निष्पक्ष तरीके से, हम एक्सपेक्ट तो कर रहे हैं चुनाव आयोग से, हम एक्सपेक्ट भी ना करें ये तो हो नहीं सकता। तो क्या चुनाव आयोग का ज़मीर जागेगा? क्या चुनाव आयोग अपने आप से कोई एक्शन लेगा? अभी तो फिलहाल नहीं लगता, क्योंकि जो स्टेट इलेक्टोरल ऑफिसर हैं कर्नाटका के, तो उन्होंने तो कह दिया एक चिट्ठी पर कि भाई आप या इसको साइन करके दे दीजिए अपने दावों को और उस पर ओथ ले लीजिए। तो इस तरीके की अगर बातें सामने आएंगी तो यही कहना होगा कि चुनाव आयोग अभी भी डिसमिसिव है, अभी भी डिनायल मोड में है। लेकिन क्या होगा, कल राहुल गांधी क्या करते हैं, इस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। इस चर्चा को यहाँ खत्म करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गर्ग। सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। सो नाइस, थैंक यू।